Namaskar friends, welcome to SGKG Studies and SGKG 2.22 YouTube channel classes. So, इंडियन इकोनॉमी हम पढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक्स अलग होता है और इकोनॉमी अलग होता है। इकोनॉमिक्स जनरल टर्मिनोलॉजी है और इकोनॉमी रिलेटिव टर्मिनोलॉजी है। इकोनॉमी वर्ड इज इनकम्प्लीट अनलेस until some prefix or suffix is added, like mixed economy, social economy, capitalist economy, Indian economy, American economy. So economy is incomplete, some word will be there. So अभी इंडियन इकोनॉमी पढ़ते पढ़ते हमने देखा कि इंडियन इकोनॉमी में लगभग 70 वर्षों तक, 75 वर्षों तक, लगभग 75 ईयर तक, 75 नहीं कह सकते, 65 ईयर तक, लगभग 65 ईयर तक प्लानिंग कमीशन रहा। तो जो प्लानिंग कमीशन रहा, योजना आयोग रहा, उसके बारे में हमने काफ़ी चर्चा कर ली। अभी हम यहाँ पर नीति आयोग के बारे में जानेंगे। संस्कृत के जानकार को पता है, नीति जो है ये संस्कृत का शब्द है। नीति मतलब एक मोरालिटी होती है, एक स्टैंडर्ड वे होता है, एक ऑल एक्सेप्टेड वेज होता है, उसको नीति कहते हैं। सो ये वो वही नीति आयोग है, संस्कृत का टर्मिनोलॉजी है, बट इसको इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म बताया गया है, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसको नीति आयोग का नाम दिया गया है। सो द प्लानिंग कमीशन विच हैज अ लीजेसी ऑफ 65 years हैज बीन रिप्लेस्ड बाय the Niti Ayog. The utility and significance of the Planning Commission had been questioned for a longer period. अगर सोचिए, अगर यूटिलिटी और सिग्निफिकेंस उसके क्वेश्चनेबल नहीं होते तो इन बिटवीन में 3 बार एनुअल प्लान लेकर के नहीं आना पड़ता। और 1990-91 में तो जैसे कि इंडियन इकोनॉमी क्रैश हो गई थी, सब कुछ समाप्त हो गया था। थोड़े थोड़े अमाउंट लोन लेने के लिए हमें भारत का सोना गिरवी रखना पड़ता था। आईएमएफ ने लोन देने से बिल्कुल मना कर दिया था इंडियन कंडीशन को देख करके, इतनी बुरी हालत हमारी हो गई थी। तो जो प्लानिंग कमीशन 40 साल तक, 1950-51 से लेकर के 1990-91 तक 40 ईयर तक प्लानिंग कमीशन काम करती है, और उसके बाद से इंडियन इकोनॉमी जो होती है दिवालिया की तरफ बढ़ने लगती है, कंगाली की तरफ बढ़ने लगती है, फूटी कौड़ी के मोहताज होने लगते हैं, आईएमएफ आपकी सुनता नहीं है। तो प्रश्न तो उठते हैं इसके यूटिलिटी और सिग्निफिकेंस पे। एंड द रिप्लेसमेंट शिफ्ट्स टू बी मोर रिलेवेंट एंड रिस्पॉन्सिव टू द प्रेजेंट इकोनॉमिक नीड्स एंड सिनारियो इन द कंट्री। और इसलिए उसको रिप्लेस करना आवश्यक हो गया था, या यूं कहें कि उसको रिप्लेस करने के अतिरिक्त और कोई उपाय भी नहीं बचा था। प्लानिंग कमीशन को आए दिन कुछ न कुछ लोग मदर ऑफ करप्शन कहा करते थे। कितना सत्य है नहीं पता, लेकिन जब देश कंगाली की तरफ बढ़ गया हो तो प्रश्न तो उठेंगे। आइए आगे जानते हैं। नीति आयोग इवोल्यूशन कैसे हुआ, इसका उत्कर्ष कैसे हुआ। द नीति आयोग वाज फॉर्म्ड ऑन January 1st, 2015. In Sanskrit, the word niti means morality, behavior, guidance, etc. But in the present context, it means policy, and the niti stands for National Institution for Transforming India. It is the country's premier policy-making institution that is expected to bolster economic growth of the country. It aims to construct a strong state that will help to create a dynamic and strong nation. This helps India to emerge as a major economy in the world. The Niti Aayog creation has 2 hubs called Team India Hub, Knowledge and Innovation Hub. So नीति आयोग के यहाँ पर 2 पार्ट भी बताए गए हैं। नीति आयोग का यहाँ पर फुल फॉर्म बताया गया है, नीति आयोग के यहाँ पर विशेषताएं बताई गई हैं, और इसी नीति आयोग को लागू करने के बाद से जो इंडिया है, इंडिया इज इमर्जिंग एज मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड।
इस पूरे जगत में, इस पूरे संसार में इंडिया का डंका बजने लगा है इस नीति आयोग को लागू करने के बाद। इसके दो स्तंभ हैं, टीम इंडिया स्तंभ एंड नॉलेज एंड इनोवेशन हब। टीम इंडिया में इट लीड्स टू द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। प्लानिंग कमीशन में क्या होता था, सेंट्रल से जो रूल बनाए जाते थे वो रूल जो है स्टेट गवर्नमेंट्स पे, चाहे स्टेट की क्या रिक्वायरमेंट है उसको ध्यान नहीं रखना, उस पर थोप दिया जाता था। वो स्टेट को वही काम करना है, दूसरा काम नहीं करना है। सो ये टॉप टू बॉटम अप्रोच कहलाता था। नीति आयोग क्या है, इसमें इट लीड्स द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स। इसमें क्या है, नीति बनाने से पहले, नियम बनाने से पहले, प्लान करने से पहले इंडियन स्टेट के जितने चीफ मिनिस्टर्स हैं उन सबका व्यू लिया जाता है और उनके व्यू के अनुसार प्लान बनाए जाते हैं। एक स्टेट का दूसरा रिक्वायरमेंट हो सकता है, दूसरे स्टेट का दूसरा रिक्वायरमेंट हो सकता है। इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है और सबके रिक्वायरमेंट अलग अलग हो सकते हैं, तो पॉलिसी भी अलग अलग बनाने की जरूरत पड़ती है। और इसलिए ये इसके लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि ये बॉटम टू टॉप अप्रोच हो गया है। जो राज्य सरकार मांगती है उसी के अनुसार केंद्र सरकार नियम बनाती है। पार्टिकुलर राज्य के लिए पार्टिकुलर रूल बनाती है। द नॉलेज एंड इनोवेटिव हब, इट बिल्ड्स द इंस्टीट्यूशंस थिंक टैंक कैपेबिलिटीज। यहाँ पर कुछ ऐसे विद्वान लोग बैठे हैं जो दूरगामी विचारों परिणामों के बारे में चिंतन करते हैं और उसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। सो ये नीति आयोग के दो स्तंभ हो गए, टीम इंडिया हब एंड नॉलेज एंड इनोवेशन हब। नीति आयोग is additionally creating itself as a state-of-art resource center with the essential resources, knowledge and skills that will empower it to act with speed, advance research and innovation, restored crucially policy vision to the government and manage unforeseen issues। नीति आयोग में इस बात पर भी ध्यान दिया जाता है कि कोई अचानक घटना घट गई, कोई अनफोर्सिन सिचुएशन आ गया, उसको भी कैसे टैकल किया जाए। द रीजन फॉर द, आपने देखा होगा इससे पहले जब भी चक्रवात आते थे, तूफान आते थे, समुद्री तूफान आते थे, तो तटीय प्रदेश जो होते थे वहां के कितने जान माल की हानि हो जाती थी। जब से कुछ 10 साल से ऐसा हुआ है कि ऐसा नहीं हो रहा है। 10 साल से उस जिस एरिया में ऐसे नेचुरल कैलेमिटी आने वाली है उस एरिया को इवैक्यूएट करा दिया जाता है वेल इन एडवांस। और क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर लिए जा सकते हैं वो सब लिए जाते हैं। बहुत फर्क पड़ा है सोचने में, और इसमें नीति आयोग का बहुत बड़ा योगदान है। द रीजन फॉर सेटिंग अप नीति आयोग इज दैट people had expectations for growth and development in the administration through their participation। भारत स्वतंत्र हुआ और भारत के जो नागरिक थे उनको विकास की उम्मीद थी, हुआ ही नहीं। This required institution changes in administration and active strategy shifts that could sit the and foster substantial scale change। तो ये एक बहुत बड़ी शिफ्टिंग है योजना आयोग से लेकर के नीति आयोग तक का। इसमें लोक कल्याण का ध्यान रखा जाता है। नीति आयोग को एक नीति थिंक टैंक के रूप में ही स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य सरकार को सिर्फ परामर्श देना वर है। इनके पास इकोनॉमिक पावर नहीं है, इसलिए इनसे करप्शन की उम्मीद नहीं की जा सकती। बाकी इंडिया है और कुछ भी हो सकता है, लेकिन कम से कम क्योंकि जिनके पास जो मनी से डील ही नहीं करते वो कहाँ से करप्शन करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ थिंक टैंक के रूप में है, ये सिर्फ परामर्श देते हैं। इसके अलावा यह सरकार की किसी योजना को क्रियान्वित करने के लिए उत्तरदायी नहीं होता। इसके विपरीत योजना आयोग अन्य 2 प्रकार के कार्य भी करता था। सो ये इनके पास एग्जीक्यूशन नहीं होता है। रूल भी हम ही बनाएंगे, एग्जीक्यूशन भी हम ही करेंगे और उसको सेटलमेंट भी हम ही करेंगे। महाराज, इसी को करप्शन कहते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम परामर्श दे सकते हैं कि ये चीज़ करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसको एग्जीक्यूट करने का डिपार्टमेंट किसी और के पास है, वो हम एग्जीक्यूशन का पार्ट जो है नीति आयोग के पास नहीं है। तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नीति आयोग क्या है उसको जान लेते हैं।
The active participation of states in the light of national objectives and to provide a framework national agenda. So नीति आयोग का पहला टारगेट है, पहला ऑब्जेक्टिव है कि जितने भी कंट्री में स्टेट्स हैं, आज के डेट में कितने स्टेट हैं साहब? 28 स्टेट्स हैं एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, कंफ्यूज नहीं करना है। 28 स्टेट्स हैं एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, राइट? टू प्रमोट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म थ्रू वेल ऑर्डर्ड सपोर्ट इनिशिएटिव। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल से जो मन किया उसको बना के स्टेट पर थोप दिया, ऐसा नहीं चलेगा। स्टेट का भी सुनना है और स्टेट का सुन के उसके अनुसार पॉलिसी बनानी है, उसको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहते हैं। टू कंस्ट्रक्ट मेथड्स टू फॉर्मुलेट अ रिलायबल स्ट्रेटजी एट द विलेज लेवल एंड एग्रीगेट दिस ग्रेजुअली एट हायर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट्स। सो यहाँ पर क्या होता है? गांव लेवल से नियम बनते हैं, ग्रामीण लेवल से नियम बनते हैं और ऊंचे ऊपर तक जाते हैं ये। एंड इकोनॉमिक पॉलिसी दैट इनकॉर्पोरेट्स नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट। हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जिससे हमें अपनी देश की संप्रभुता को किसी प्रकार से हम दाव पर न लगा सकें, उसका संरक्षण हो सके, रक्षण हो सके। To pay special consideration to the sections of the society that may be at risk of not profiting satisfactorily from economic progress. ऐसा नहीं होगा कि एक आदमी मलाई खाएंगे और दूसरे को रोटी भी ना मिले। डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से किया जाए कि मेरिट भी बचा रहे और गरीब भी बच जाए, गरीब भी ना मरे। जिनको अमीर होना है मेरिट बेसिस पे अमीर होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक ह्यूमन बीइंग की जो लाइफ जीनी चाहिए उतना का तो हर सिटीजन अधिकार रखता है। वो 5th ऑब्जेक्टिव है। टू प्रपोज स्ट्रेटेजिक एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसी एंड ट्रेड प्रोग्राम फ्रेमवर्क्स एंड इनिशिएटिव्स एंड रिव्यू देयर प्रोग्रेस एंड देयर इफेक्टिवनेस। सो क्या करना है? एक स्ट्रेटेजिक एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसी को प्रपोज करना है, प्रोग्राम को प्लान करना है और देखना है कि उसका एग्जीक्यूशन कैसा काम कर रहा है। टू ग्रांट एडवाइस एंड इनकरेज पार्टनरशिप बिटवीन इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स एंड नेशनल इंटरनेशनल थिंक टैंक्स एज वेल एज एजुकेशनल एंड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। सो आपको क्या करना है? एज ए थिंक टैंक इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर से भी आपको बातचीत करनी है, नेशनल इंटरनेशनल जो थिंक टैंक है उनके भी कांटेक्ट में रहना है। यू कैन नॉट बी इन आइसोलेशन। आज की दुनिया आइसोलेशन में नहीं टिक सकती है। टू ग्रांट एडवाइस एंड इनकरेज पार्टनरशिप बिटवीन इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स एंड नेशनल इंटरनेशनल थिंक टैंक हो गया। टू जनरेट नॉलेज इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योर सपोर्ट, कहने का मतलब कि इंडस्ट्रियल का भी ग्रोथ होना चाहिए। टू प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म फॉर रिजोल्यूशन ऑफ इंटरसेक्टरल और इंटर डिपार्टमेंटल इशूज टू स्पीड अप द अकम्प्लिशमेंट ऑफ द प्रोग्रेसिव एजेंडा। जो भी प्रोग्रेसिव एजेंडा है, ऐसा ना हो कि 1974 में गरीबी हटाओ योजना शुरू किए और चलाओ इसको 50 साल तक गरीबी हटाओ योजना। ऐसा नहीं कर सकते। अगर कोई योजना लाते हैं, कोई स्कीम लाते हैं, उसको पूरा कीजिए आप। अगर आपको पूरे भारत में टॉयलेट बनाना है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल उसका टारगेट बनाइए और उसके बीच में फिक्स कीजिए। उसको लेकर के जन्म पर नहीं बनाते रखते, 50 साल तक उसको खींच के नहीं चल सकते हैं अपनी रोटियां सेकने के लिए। गरीब गरीब का ही बना रह जाता है और जो गरीब को धनी बनाने चले हैं वो अरबपति खरबपति हो जाते हैं। ध्यान रखना इसको। टू प्रिजर्व अ स्टेट ऑफ आर्ट रिसोर्स सेंटर be a repository of resource on good governance and best practices in sustainable and equitable development as well as help their distribution to participants. So directive principle of state policy है जो कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके अनुसार सबका पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए और सबको में कुछ डिस्ट्रीब्यूशन भी होना चाहिए, रिसोर्सेज का इक्विटेबल होना चाहिए। टू इफेक्टिवली स्क्रीन एंड असेस द implementation and programs and initiatives including the identification of the needed resources to strengthen the likelihood of success, to pay attention to technology improvement and capacity building for the discharge of program and initiative.
to undertake their necessary activities to the implementation of the national development agenda and the objective. So देश का एक डेवलपमेंट का एजेंडा होना चाहिए और उसको उस एक्टिविटी को इम्प्लीमेंट हो किस तरीके से हो रहा है इसको ध्यान देना भी नीति आयोग के ऑब्जेक्टिव में आता है। अब आइए जानते हैं 7 पिलर्स ऑफ इफेक्टिव गवर्नेंस इनविसेस बाय नीति आयोग। क्या है ये? प्रो पीपल है ये। इट फुलफिल्स द एस्पिरेशंस ऑफ सोसाइटी एज वेल एज इंडिविजुअल्स। सो ये जो नीति आयोग है ये प्रो पीपल कैसे है? क्योंकि ये सोसाइटी का भी ध्यान रखता है और इंडिविजुअल का भी ध्यान रखता है। प्रो एक्टिविटी है। इन एंटिसिपेशन ऑफ एंड रिस्पॉन्स टू सिटीजन नीड्स। नागरिकों की क्या आवश्यकता है उसको ध्यान में रखा जाता है। पार्टिसिपेशन, इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिटीजनशिप, सो सबका उसमें पार्टिसिपेशन लगा के रखना है। इम्पावरिंग स्पेशली वुमेन इन ऑल एस्पेक्ट्स, सो वीमेन एम्पावरमेंट का भी ध्यान देना है। इंक्लूजन ऑफ ऑल पीपल इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, जेंडर। सो ये सब जितनी व्यवस्थाएं हैं इस व्यवस्थाएं से दूर ही रहना है। मेरा अपना ये मानना है कि इस ब्रह्मांड में सिर्फ 2 ही जातियां होती हैं, सिर्फ 2 ही कैटेगरी होती है। ये जो कास्ट, क्रीड, जेंडर है ये कहने मात्र के लिए है। सिर्फ 2 ही क्लास होते हैं इस धरती पे। एक रिच सोसाइटी होती है और एक पुअर सोसाइटी होती है। मजाल नहीं है किसी से कोई रिच सोसाइटी का कास्ट पूछ सके, क्रीड पूछ सके, जेंडर भी नहीं पूछ सकते हैं। और गरीब चाहे जिस किसी भी कास्ट का हो, जिस किसी भी क्रीड का हो, जिस किसी भी का जेंडर का हो, उसको सताया ही जाता है। इसलिए इंडिया में पहले भी कभी कास्टिज्म नहीं था, आज भी नहीं है। ये भारत के लोगों को बांटने के लिए ये बाद में इसका प्रोपेगेंडा चलाया गया है। इस धरती पे सिर्फ 2 ही क्लास हैं, गरीब और अमीर। अमीर से कोई उसकी जाति नहीं पूछ सकता, कोई उसका धर्म नहीं पूछ सकता। और गरीब चाहे जिस किसी भी जाति धर्म का है सताया ही जाता है। इसका ध्यान रखना है। हमारे पास, हमारे इंडिया में किसी प्रकार का कोई कास्टिज्म नहीं है, कोई क्रीड नहीं है, कोई जेंडर पार्शलिटी नहीं है। इक्वलिटी, प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, स्पेशली फॉर यूथ। सो नौजवानों के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है। ट्रांसपेरेंसी, मेकिंग द गवर्नमेंट विजिबल एंड रिस्पॉन्सिव, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप जो करते हैं let it be open to the society, let it be open to the citizens of India। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और इसी ट्रांसपेरेंसी को इसमें ध्यान में रखा गया है। ये मिसिंग था पहले वाले सिस्टम में। नीति आयोग का कंपोजिशन, सो प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन होते हैं, उसके बाद से गवर्निंग काउंसिल होती है जिसमें चीफ मिनिस्टर्स होते हैं और यूनियन टेरिटरीज के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं। उसके बाद से रीजनल काउंसिल होती है। स्पेशल इन्वाइटी इसमें आते हैं जिसमें एक्सपर्ट्स वगैरह होते हैं। इसमें फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशन भी होता है जिसमें वाइस चेयरमैन होते हैं और कुछ मेंबर होते हैं, कुछ एक्स ऑफिशियो मेंबर भी होते हैं। 4 मेंबर हर काउंसिल के होते हैं। ठीक है। नीति आयोग का अचीवमेंट क्या है अभी तक? जब 1915 में आपने नीति आयोग स्थापित कर दिया, 8 साल 7 साल 8 साल में अचीवमेंट क्या हुआ है जनता जानना चाहती है। प्लानिंग कमीशन खराब था, सिर्फ इतना कह देने से काम नहीं चलेगा। नीति आयोग जो लेकर के आए हैं इसके अचीवमेंट भी जानने चाहिए। आइए जानते हैं। द एग्रीकल्चरल वर्टिकल इन नीति आयोग ऑर्गेनाइज द नेशनल लेवल वर्कशॉप इनोवेटिव एग्रीकल्चर ऑन अप्रैल 25, 22 एज ए पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव इन विज्ञान भवन। सो नेशनल लेवल पे इनोवेटिव एग्रीकल्चर करके एक वर्कशॉप का आयोजन किया जाता है। मोर देन 1250 पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, स्टेट गवर्नमेंट्स, इंडस्ट्रीज, फार्मर्स, एकेडमिक, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, कृषि विज्ञान केंद्र, NGOs and international organizations joined the workshop. The workshop was also streamed live on YouTube. Niti Aayog organized the
3-week long virtual FinTech Summit, that is FinTech Open from 7th February to 28th February 2022. Very important from MCQ point of view. Full April month, 7 April to full February month, 7th February to 28th February 22. The FinTech Open brought together regulators, FinTech professionals and enthusiasts, industry leaders and startup community and developers for collaboration, idea exchange and innovations. Report of 1920 mentioned the achievement of नीति आयोग. इन्होंने क्या अचीवमेंट दिया है? मॉनिटरिंग एंड एनालाइजिंग फूड एंड एग्रीकल्चर पॉलिसी प्रोग्राम इन इंडिया. इट इज collaborative research project between NITI Aayog and United Nations Food and Agriculture Organization. It aims to monitor, analyze and reform food and agriculture policies. The first phase of the Food and Agriculture Policies Program can run between 23rd September to 31st December 19. The National Agriculture Policy and National Food Security Policy were selected. Agricultural product marketing committees and district respectively were reported. The second phase of the MAFAP program is scheduled between 1st January 20 and 31st. So ये 2019 के समय का ही ये 2019-20 का ही ये इवेल्युएशन है. ये The NITI Aayog Governing Council promoted zero budget natural farming. Additionally, natural farming is being promoted as भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति. सो MCQ आ सकता है. जो नेचुरल फार्मिंग सिस्टम है उसको क्या कहते हैं? भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति. प्रोग्राम अंडर परंपरागत कृषि विकास योजना. Village storage schemes has been conceptualized. Similarly, Union Budget 2021 has proposed Dhanya Lakshmi Village Storage Scheme it to be implemented. So ये 2019-20 की बात हो रही है, जिसमें 2021 के फरवरी में जो बजट पेश किया गया है उसको भी इसमें ध्यान दिया गया है कि इन्होंने प्रपोज किया है धन्य लक्ष्मी विलेज स्टोरेज स्कीम. आइए जान लेते हैं कि प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग में फर्क कहाँ नजर आता है. जहाँ तक मेंबरशिप की बात है, फुल टाइम मेंबर्स 8 फुल टाइम मेंबर्स थे और पार्ट टाइम मेंबर्स नो प्रोविजन एज सच फॉर द पार्ट टाइम मेंबर्स. सो 8 के 8 फुल टाइम मेंबर थे. इसमें फुल टाइम मेंबर फ्यूअर, बहुत कम है. पार्ट टाइम मेंबर डिपेंड्स अपॉन द जरूरत. अगर जरूरत है तो करेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे. तो कोई फाइनेंशियल बर्डन यहाँ पर एक्स्ट्रा नहीं है. यहाँ पर वैसा सिस्टम नहीं है. फाइनेंशियल ग्लॉट कुड एलोकेट फंड्स टू मिनिस्ट्रीज एंड स्टेट गवर्नमेंट. सो ये प्लानिंग कमीशन क्या करता था? स्टेट को और मिनिस्ट्रीज को फंड एलोकेट करते थे. नीति आयोग ऐसा कुछ नहीं करता है. इट इज ए थिंक टैंक एंड एडवाइजरी बॉडी. रोल ऑफ स्टेट्स, रोल लिमिटेड टू द NDC एंड एनुअल इंटरेक्शन ड्यूरिंग द प्लान मीटिंग. सो साल में एक बार प्लान मीटिंग होती थी, उससे ज़्यादा स्टेट का कोई रोल नहीं था. जो थोप दिया जाता था सेंटर से वो करना पड़ता था. नीति आयोग में स्टेट गवर्नमेंट प्लेज ए मोर सिग्निफिकेंट रोल, राइट. Secretaries or member secretaries were appointed through the usual process. Secretaries will be called CEO and be appointed by the Prime Minister. Policy formation. Policies were formed by commission, after which states were consulted about fund allocation. ठीक है. यहाँ पर consulting would be done while the policy is being formulated. Power to allocate funds. Had the power to allocate funds. So प्लानिंग कमीशन के पास पूरा पावर था. मिनिस्ट्रीज को भी फंड यही अलॉट करते थे, स्टेट को भी यही फंड अलॉट करते थे. नीति आयोग नो पावर टू एलोकेट द फंड्स. पॉलिसी इम्पोजिशन, इम्पोज्ड पॉलिसी ऑन स्टेट, ये स्टेट पर इम्पोज कर देते थे. इनके पास नो पावर टू इम्पोज एनी पॉलिसी. साफ साफ है. ये हिंदी में भी है. धन आवंटन की शक्तियाँ नीति आयोग के पास थी. योजना आयोग के पास धन आवंटन की कोई शक्तियाँ नहीं है.
राज्यों का उसमें बहुत कम योगदान होता था। इसमें राज्यों का अत्यधिक योगदान होता है। ये बाकी है। इसमें दिया गया है कि जो योजना आयोग है उसको समाप्त कर दिया गया है, और प्लानिंग कमीशन को समाप्त कर दिया गया है, और जो नीति आयोग है, नीति आयोग उसके जगह पे आ गया है। ठीक है। सो कुछ MCQ हम समझ लेते हैं। ये देखिए, इधर ये नीति आयोग है, ये इंग्लिश में इधर प्लानिंग कमीशन है, इधर नीति आयोग है। हिंदी में इधर पहले नीति आयोग है, इधर योजना आयोग है। ठीक है। गिनती के कुछ MCQ है, ये UPSC एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए मैंने इसमें ऐड करना उचित समझा। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज डू नॉट फाइंड मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन तो हमें पढ़ना ही है ना, तो इनमें से कौन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिखता है? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, प्लानिंग कमीशन, जोनल काउंसिल। करेक्ट आंसर इज 1, 2, 3 इनमें से कोई भी, तीनों में से कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में इनका नाम नहीं नजर आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत कन्फ्यूजिव है, कन्फ्यूजन में नहीं आना है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इसका डिटेल जान लेते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट मेंशन द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, प्लानिंग कमीशन और जोनल काउंसिल। These are all bodies that were created by government through acts of parliament और executive orders. गवर्नमेंट ने उसको बना दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये भी UPSC के एग्जाम में आया है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इज एन ऑर्गेन फॉर द प्लानिंग कमीशन। बिल्कुल है जी। द इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग इज केप्ट इन कंकरेंस लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बिल्कुल रखा हुआ है जी। The Constitution of India prescribes that Panchayat should be assigned the task of preparation of plans for economic development and social justice. ये भी ठीक है जी। तो ये तीनों सही लग रहे हैं। So 1, 2, 3 ये तीनों सही है। Which of the following are associated with planning in India? प्लानिंग से संबंधित कौन कौन इसमें है? फाइनेंस कमीशन, ये तो आर्टिकल 280 में आता है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, हाँ जी, ये प्लानिंग से रिलेटेड है। बट ये प्लानिंग कमीशन की नहीं बात हो रहा है। देखिए क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर प्लानिंग लिखा है और कमीशन अपने मन से हम ऐड कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। इसलिए हमें क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है। इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद प्लानिंग इन इंडिया। प्लान तो कभी भी कर सकते हैं, सब करते हैं, प्लान करके ही गवर्नमेंट आगे चलती है। सो फाइनेंस कमीशन आएगा प्लानिंग में। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ये तो प्लानिंग कमीशन में भी आता था, तो प्लानिंग में आएगा ही। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, द पार्लियामेंट, ये सब में 2 और 5 जो हो रहा है, द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है ये प्लानिंग कमीशन में आता था, और पार्लियामेंट उसको एग्जीक्यूट कराती थी, तो ये प्लानिंग में आता था। बाकी फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गया। मिनिस्ट्री जो है उनका अपना अपना डिपार्टमेंट होता है, जो पार्लियामेंट बनाती है उसी के अनुसार मिनिस्ट्री को फॉलो करना होता है। मिनिस्ट्री यहाँ पर प्लानिंग का रोल लिमिटेड है मिनिस्ट्री का, इसलिए 2nd और 5th इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद है आपने प्लानिंग कमीशन भी समझा और नीति आयोग भी समझा। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो UPSC के पेट हैं, जो UPSC में आते हैं, उनका भी हमने डिस्कशन किया। हमने जितनी भी चर्चाएं की, जो भारत का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जो भारत का इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, उसको ध्यान में रख करके किया है। हमें किसी भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, हम किसी भी पार्टी से एसोसिएटेड नहीं है। अगर अच्छा काम आप करेंगे तो आपको हम अच्छा कहेंगे, अच्छा काम अगर दूसरे करेंगे तो दूसरे को हम अच्छा कहेंगे। अच्छे को तो अच्छा कहना ही पड़ेगा। अपने शरीर में अगर कोई रोग हो जाता है तो आदमी कहता है डायबिटिक हो गया हूँ, नहीं छुपता ना, कहना पड़ता है। तो ये भारत भूमि जो हमारी मातृभूमि है, और इसमें अगर किसी न किसी प्रकार का कोई षड्यंत्र होता है, करप्शन होता है, गरीबों के नाम पे पॉलिसी बनाई जाती है और अमीरों के घर भरे जाते हैं, तकलीफ तो होती है। और इसलिए उसको दूर करने का उपाय भी हमारे ही कंधों पर है।
और इसलिए भी इंडियन इकोनॉमी हम स्टडी कर रहे हैं। एक बार इसको पढ़िएगा, नया टॉपिक है, सेकेंड टाइम पढ़िए, थर्ड टाइम पढ़िए, पूरा आपको लर्न हो जाएगा। आज का नीति अस्तु। निर्गुणेष्वपि सत्वेषु दया कुर्वन्ति साधव, न हि संहरते ज्योत्स्नाम चंद्रश्चंडाल वेश्मनि। जैसे चंद्रमा चंडाल के घर को अपने किरणों से वंचित नहीं रखते, ठीक वैसे ही सज्जन पुरुष गुणहीन प्राणियों पर भी दया करते रहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जो सज्जन होते हैं, जो साधु पुरुष होते हैं, जो जेंटिलमैन होते हैं, वो प्राणी मात्र पर दया करते हैं, सब पर दया करते हैं। दया करने में दरिद्रता नहीं करते, दया करने में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करते हैं। एंड अगर दया की बात की जाए तो मनुष्य में तो दया होनी ही चाहिए, और जिसमें दया नहीं है वो मनुष्य नहीं है, अमनुष्य है वो। मानवता जो है, मानवता और मनुष्य एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। अगर दया है तो हम मानव हैं, और दया नहीं है तो हम दानव हैं। चाहे वो बर्बरता मनुष्य पर किया जाए, और चाहे वो बर्बरता जीव जंतुओं पर किया जाए, किसी भी प्रकार की बर्बरता मनुष्य के लिए क्षम्य नहीं है। कम से कम आज के सज्जन पुरुषों के लिए तो बिल्कुल ही क्षम्य नहीं है। इसलिए दयावान बनिए, जितना हो सकता है प्राणी मात्र पर दया कीजिए। जब प्राणी मात्र की बात करते हैं तो उसमें मनुष्य भी आते हैं, जीव जंतु भी आते हैं। कसाई नहीं बनना है, क्रूर नहीं बनना है, कठोर नहीं बनना है। सज्जन बनना है तो दयावान भी बनना है। ये आपका स्टडी चैनल है SGKG स्टडीज, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। आपका दूसरा चैनल SGKG 2.22, इसको भी आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।